नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का थंबनेल देखने के बाद हम में से बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि संजय राउत जो कि शिवसेना के प्रवक्ता ही नहीं बल्कि एक बड़बोले प्रवक्ता हैं, उनके घर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ से बरामद हो गए। दरअसल जब बीती रविवार को पात्राचाल घोटाले के संबंध में और उसी केस में तलब किए जाने के बाद संजय राउत साहब ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और लगातार वो बहानेबाजी कर रहे थे, अपने सांसद होने की धौंस ही कहेंगे उसको। वो हवाला ये दे रहे थे कि उनको संसद में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे विधायिका के काम निपटाने हैं, इसलिए वो अभी पेश नहीं हो सकते। तो फिर ईडी ने अंततः बीते रविवार को सुबह 7 बजे संजय राउत साहब के यहाँ छापा डालना शुरू किया और 9 घंटे तक चला ये पूरा रेड। संजय राउत साहब के यहाँ ईडी के छापे, उसके आगे पीछे हो रही राजनीति, कारण और तमाम पहलुओं पर लगातार स्थापित मीडिया में खूब सारी बात हो रही है। लेकिन मैं इसके 2 अनछुए पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। साहब, जब रविवार को छापे पड़े तो वहां से बाकी कागजात जो मिले, उनके साथ 11,50,000 रुपए की नकदी भी मिली संजय राउत के घर से। 11,50,000 की नकदी में से 10 लाख एक ऐसे लिफाफे या कहिए एक ऐसे पैकेट में थे जिस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था एकनाथ शिंदे और ब्रैकेट में था अयोध्या। तो यहां हमारा थंबनेल का विषय आता है कि ईडी को संजय राउत साहब के यहां से मिले एकनाथ शिंदे, दरअसल वो वही 10 लाख रुपए का पैकेट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था एकनाथ शिंदे अयोध्या। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं, थोड़ी बहुत राजनीति भी शुरू हुई। एकनाथ शिंदे साहब ने जवाब भी दे दिया और उन्होंने कहा कि संजय राउत बदमाश आदमी हैं, वो इस तरह का कुछ भी कर सकते थे। लेकिन संजय राउत साहब इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। उनके ऑलरेडी ईडी में उनकी पेशी हो चुकी है, पूछताछ के दौर से वो गुजर चुके थे अरेस्ट होने से पहले। तो ये ईडी का उनके घर पे आना या फिर वो जांच के दायरे में हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई बहुत वहां पे चीजें नहीं रखेगा जो कि बरामदगी में मिले। तो इसलिए 1.5 लाख रुपए तो संजय राउत साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए वो खर्चे के लिए रखा होगा। हालांकि सब कुल मिले 11.5 लाख को उन्होंने कहा कि ये पार्टी फंड है, जिसमें से 10 लाख रुपए जो एक ऐसे बॉक्स या ऐसे पैकेट में थे जिसपे एकनाथ शिंदे लिखा हुआ था। एकनाथ शिंदे का मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। और उन्होंने कहा कि साहब ये पार्टी फंड है। लेकिन जब उन्होंने तमाम और रकमें हटाई होंगी और दस्तावेज हटाए होंगे, निश्चित ही हटाया होगा। हर आरोपी या हर इस तरह के काम करने वाले लोग वो ठिकाने बदलते हैं, तो फिर वो कागजों के ठिकाने और बाकी चीजों के, नकदी हो या कुछ भी हो, तो इतनी तैयारी तो उन्होंने की होगी। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या संजय राउत ने एक ऐसा पैकेट जिसके ऊपर एकनाथ शिंदे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं थे एकनाथ शिंदे, जिस समय शायद लिखा होगा, तो उसके ब्रैकेट में अयोध्या लिखा है। क्या ये ऐसे ही पार्टी फंड ही है या तमाम चीजें हटा सकते थे? हटाया ही होगा संजय राउत ने। लेकिन ये लिफाफा उनके घर से जो मिला ईडी को, तो क्या वो इसी नीयत से रखा गया था कि जब भी किसी का छापा पड़े, जब भी ऐसी कोई रेड हो, तो ये लिफाफा वहां जरूर मिले? और इसी एंगल पर ऐतराज किया एकनाथ शिंदे ने। संजय राउत अपने नौटीपने के लिए जाने जाते हैं और संभवतः संजय राउत एक ऐसे प्रवक्ता हैं, और मैं ये आपको कहूं अगर, तो इसमें कोई बहुत गलत नहीं होगा, कि एक प्रवक्ता जो है वो बोलने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी तरह से पार्टी की बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन संजय राउत बड़बोलेपन के लिए ज्यादा जाने गए। लेकिन उसी के साथ अपनी गिरफ्तारी जब ईडी ने उनके यहाँ छापा मारने के बाद
और ये कहा कि साहब ये 11.5 लाख अनअकाउंटेड हैं। तो जिस तरीके से अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एक ऐसा मजमा सजाने का प्रयास किया जिसमें वो अपने परिवार से मिल रहे हैं, बड़े भावुक तरीके से अपनी माँ से मिल रहे हैं, आरती भी शायद उतारी गई होगी, कैमरे में नहीं आई या मैंने वो क्लिपिंग नहीं देखी होगी। बहरहाल जो भी ड्रामा, जो भी प्रहसन कर सकते थे संजय राउत वो कर रहे थे। उस बीच में ये बात क्यों रखा 10 लाख रुपए एकनाथ शिंदे के, तो संजय राउत और यहां एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक जो गुट है उनका भी ये कहना है कि साहब उन्हें संजय राउत पर किसी भी तरीके से कुछ भी कर गुजरने का वो हुनर रखते हैं, इतना विश्वास है। पुराने साथी हैं शिवसैनिक, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे संजय राउत साहब क्या क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस पर हालांकि संजय राउत के भाई वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये पार्टी फंड है, और जब उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे का कथित दौरा यहाँ का उत्तर प्रदेश का हुआ था जिसमें वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे थे और आए भी थे, तो उसमें एकनाथ शिंदे बाद में जब महाराष्ट्र का ये घटनाक्रम चल रहा था तो उसमें ये भी आया कि एकनाथ शिंदे साहब जाना चाह रहे थे अयोध्या, लेकिन उनको अयोध्या नहीं जाने दिया गया। खैर, तो उस समय के रखे हुए पैकेट को क्या संजय राउत पार्टी फंड में एक तो नहीं जमा कराए, पहला तो ऐतराज ये है। अच्छा, संजय राउत के पास अगर वो पार्टी फंड है तो पार्टी फंड किस आधार पर है? संजय राउत कोई ट्रेजरर तो है नहीं शिवसेना के, वो कोषाध्यक्ष तो है नहीं शिवसेना के। तो ऐसे में अगर वो पार्टी फंड है तो वो पार्टी फंड संजय राउत के घर में क्यों रखा हुआ था? चलिए, अगर घर में रखा हुआ था तो उस पर तुर रही है कि साहब उसमें से 10 लाख रुपए का एक ऐसा पैकेट जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम लिखा हुआ था और अब तक रखा है। एकनाथ शिंदे कहां से कहां चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, और संजय राउत साहब उनके नाम का एक पैकेट जिसपे 10 लाख रुपए रखा अंदर है उसके, वो अभी भी अपने घर पे रखे हुए। तो ये बड़ी बचकानी सी बात लगती है, लेकिन इस बचकानी सी बात के पीछे, इस बचकानी सी हरकत के पीछे निश्चित रूप से एक बेहद शातिर सोच रही होगी संजय राउत की। ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना वो पार्टी फंड में दे सकते थे। तो वो कुछ न कुछ विवाद पैदा करने के लिए जाने जाते हैं संजय राउत, तो हो सकता था वो चर्चा में बने रहने, क्योंकि उनसे बेहतर किसी को नहीं पता था कि ईडी कब उनके यहां आएगी, और आएगी ही आएगी, और उनकी गिरफ्तारी होगी। इतने दस्तावेज हैं ईडी के पास, इतने सबूत हैं, इतने पर्याप्त आधार हैं। इस बात को, इस सच को आज की तारीख में या बीते जब तक उनकी गिरफ्तारी हुई रविवार को, उस दिन तक संजय राउत साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे में संजय राउत साहब की यह हरकत कि 10 लाख रुपए रखे रहना एकनाथ शिंदे के नाम पे, तो कहीं ना कहीं कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो सकता है, या कोई चर्चा का दो नया एंगल ही खड़ा हो जाए, ये भी कोशिश उनकी हो सकती थी। बहरहाल वो कोशिश बहुत ज्यादा रंग लाई नहीं संजय राउत साहब की। अब वो जेल में है, और अब जेल में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो आगे पता चलेगा। अदालत गए, अदालत ने से उनको कोई राहत मिली नहीं, और राजनीति इस पर इस कदर हो रही है कि साहब ईडी जो है वो सबको परेशान करती घूम रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने कह दिया कि ईडी ने तो देश में तांडव मचा रखा है। साहब, एक ऐसी एजेंसी जिसका काम ही भ्रष्टाचार, अवैध ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखना, उनकी जांच करना, और उसके लिए तमाम वो जतन करना जिसमें इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा जाया ना हो, तो अगर उसने तूफान मचा रखा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ये तो वही हुआ ना। आप कहिए कि साहब एक रोड रोलर या एक बुलडोजर वो हर चीज गिराते चला जा रहा है। अरे साहब, बुलडोजर को तो काम ही है गिराते चले जाना, अगर वो ना गिरा पाए तब उसकी कमी है। तो ऐसे में अगर ईडी ने वाकई देश के उन आर्थिक भ्रष्टाचारियों और फाइनेंशियल इरेगुलेटरी, फाइनेंशियल तरीके के हर गलत काम करने वालों के पीछे अगर हाथ धो के पड़ी है, और वाकई अगर उसने तांडव मचा रखा है, तूफान मचा रखा है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो ये रही पहली बात। हम छोटी सी ही बात करेंगे। तो पहली बात ये रही कि आखिर संजय राउत साहब के घर से कैसे एकनाथ शिंदे साहब बरामद हुए। तो एकनाथ शिंदे साहब ईडी को नहीं मिले, उनके नाम का एक पैकेट जरूर मिला 10 लाख रुपए का। क्यों रखा था संजय राउत साहब ने, अब वो जवाब देंगे ईडी को। पार्टी फंड था वो कहते हैं, उनके भाई कहते हैं,
लेकिन वो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर क्यों था? तो खैर ये सब जवाब संजय राउत साहब दे ही रहे होंगे, और ईडी की हिरासत में है, उनको जो है वो रिमांड मिल गई है ईडी की और अदालत ने दे दी है। तो ईडी तो रोज उनकी सुबह शाम 24 घंटा अब ईडी के पास है। तो वो कहते हैं ना कि खूब जमेगी महफिल जब बैठे मिलके बैठेंगे चार यार। तो अब तो ईडी के घर ही पे बैठे हुए हैं संजय राउत साहब। और दूसरी बात, जो ईडी की छापेमारी संजय राउत साहब के यहां और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, उस पर जो सियासत उद्धव ठाकरे की तरफ से चल रही है वो अलग है, संजय राउत साहब के साथ की तरफ से चल रही थी या उनके भाई की तरफ से चल रही है वो अलग है। शिवसैनिकों की जो कुछ भी शिवसेना बची हुई है एकनाथ शिंदे गुट के वहां से हटने के बाद, उनका अलग चल रहा है। इस बीच में जिस मुख्य कांड, मैं उसको कांड ही कहूंगा, यानी पात्राचाल, जिसमें कि वहां के जो आवंटी हैं जिनको ये कहा गया था, उन पर बहुत कम बात हो रही है। और यहीं से स्थापित मीडिया के उस नैरेटिव को समझने की जरूरत है कि कितना सेलेक्टिव विषय चुना जाता है इस देश में चर्चा करने के लिए, समाचार बताने तक के लिए। आप देखिए कि ये वही कुछ स्वनाम धन्य पत्रकार हैं, स्थापित मीडिया के पत्रकार, मैं उनको अब नहीं कहना चाहूंगा, अगर कहना भी चाहूंगा तो उसके नाम, उसके आगे, पत्रकार के आगे सुपारी पत्रकार जरूर लगाऊंगा, जो मकसद पहले तय कर लेते हैं, खबरों का एंगल पहले तय कर लेते हैं और उसके बाद उस पर स्टोरियां किया करते हैं और लंबी लंबी स्टोरियां किया करते हैं। टीवी की स्क्रीनें काली करने का जमाना भी, दौर भी हम सभी ने इसी बीते कुछ सालों में देखा है। और मैं समझ रहा हूं कि बिना नाम लिए आप सब जानते होंगे कि मैं किससे मुखातिब हूं और किन चंद लोगों से मुखातिब हूं। तो जब वो किसी खबर, किसी बात, किसी चर्चा के सब्जेक्ट को चुनते हैं तब भी उनका एजेंडा वहां पर रहता है। यहां पर उन तमाम सैकड़ों परिवारों की बात नहीं हो रही जिनको लगभग 3 दशक होने को आ रहे हैं और उनको उनके घर नहीं मिले। कुछ लोगों ने, कुछ चैनलों ने निश्चित रूप से इस पे स्टोरियां की हैं और कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जहां पर उन परिवारों की चिंता होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार पर बात लगातार होनी चाहिए थी, तो वहां पर राजनीति, ईडी के पीछे की राजनीति, ईडी के आगे की राजनीति। तो सरकारी एजेंसियों को लगातार शक के दायरे में रखना, उनको लगातार डिफेम करना, ये इस देश के विपक्ष की मजबूरी हो चली है। क्योंकि जब आपके पास उठाने को कोई कूड़ा न मिले तो कई बार कूड़ा उठाने के शौकीन लोग अपनी जेब से या अपने खीसे से या अपने साथ लाए कूड़ा बिखेर देते हैं और फिर कूड़ा उठाने का सुख लूटते हैं। तो मुझे लगता है कि चर्चा जहां इस बात पर होनी चाहिए कि ईडी किस तरीके से बंगाल से लेकर और बाकी जगह जहां जहां भी, और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। साहब, राजनीति हो रही तो कोर्ट में जाइए ना। संजय राउत कोर्ट में गए थे, सोनिया गांधी जी कोर्ट में गई थी, राहुल गांधी जी कोर्ट में गए थे जब ईडी की पेशी इनके सामने थी। तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही? या तो कहिए कि कोर्ट गलत है और या तो कहिए कि ईडी सही है। अब दोनों बातें नहीं हो सकती कि ईडी गलत है और कोर्ट सही है। तो कोर्ट तो ईडी को राहत दे रहा है, कोर्ट तो कहिए तो ईडी का साथ दे रहा है। उसने किसी भी आरोपी का साथ नहीं दिया अभी तक, चाहे वो पार्थो वेस्ट बंगाल से रहे हों, चाहे उनकी महिला मित्र रही हों जिनके वो शुगर डैडी। और सोशल मीडिया में आज हमारे एक वरिष्ठ मित्र हैं आनंद शर्मा जी, उन्होंने तो सवाल उठाया कि अगर अर्पिता के शुगर डैडी फलाने तो फिर बाकियों के कुछ नाम उन्होंने बताया, बोले इनके शुगर डैडीज कौन है। तो चलिए, इस पर भी बात हो रही है और बात होगी। तो मैं फिर वहीं से वापस आऊंगा और अब इस वीडियो को कंक्लूड भी करूंगा कि जहां जिस समय सरकारी एजेंसियों के काम करने, उनके खुल के काम करने पर बात होनी चाहिए, वहां पर बात आसपास राजनीति फैलाने की हो रही है और उन एजेंसियों को गलत ठहराने की हो रही है, शक के दायरे में लाने की हो रही है। तो पिछले बीते 8 सालों में इस देश ने सेना पर उठते सवाल को देखा है, प्रधानमंत्री पर तो रोज, मुख्यमंत्री पर तो रोज, न जाने किन किन पर, और कुछ लोग तो अब उनका अस्तित्व ही केवल सवाल उठाने तक है, उनके पास जवाब नहीं है। कभी इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो ये था कुल हाल हवाल जिन पर चर्चा होनी चाहिए
उन पर चर्चा नहीं हो रही है, तो ये हमारा आपका काम है कि हम आप लगातार बतियाते रहें, और ऐसे ही बातों को लेकर या फिर ऐसे किसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप प्रारब्ध को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, देखने की आदत डालिए। नमस्कार।